Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. Now here's the question for you. Who was Bhikkhu Batliwala? I'm pretty sure you didn't know it, right? Well, nothing to be shy about it. Neither did I know about her till today. हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में देर आर थाउजेंड्स ऑफ अनसंग हीरोज. हमारी जो इंडियन हिस्ट्री बुक्स हैं जिससे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, दे आर लिमिटेड इन देयर टाइम एंड स्पेस. वो पर्टिकुलर पेजेस की हो सकती हैं, 200 पेजेस की हो सकती हैं, उसमें बहुत कुछ डिस्कस करना होता है. सो देर आर लॉट ऑफ इंडियन नेशनल जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको बेसिकली उसके अंदर मेंशन नहीं किया जा सकता है. ये जितने भी जो हमें फेमस लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ इंडिपेंडेंस है, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में तो हमें डेफिनेटली पता है. पर जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट की लड़ाई थी वो सिर्फ और सिर्फ बिग जो स्टॉलवर्ड्स होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनके द्वारा नहीं, परंतु टेंस ऑफ थाउजेंड, लैक्स ऑफ अदर पीपल और दूसरे कैंपेनर्स और एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस कॉज में लगा दी थी, उनके द्वारा लड़ी गई थी. एंड भिखू बाटलीवाला वॉज वन ऑफ दोज एक्टिविस्ट. ये भी एक फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम हमें अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर बहुत कॉमनली मिलने को, पढ़ने को नहीं मिलता है. तो यूनाइटेड किंगडम में एक ब्लॉग चलता है अनटोल्ड लाइव्स के नाम से. अनटोल्ड लाइव्स यानी कि ऐसी लाइव्स जो कि काम तो बड़े अच्छे किए हुए हैं पर इतिहास की किताबों में या जनरल जो पॉप कल्चर में है उनका नाम जनरली डिस्कस नहीं होता. तो वहां पे ये ब्लॉग था, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए भिखू बाटलीवाला की कहानी. भिखू बाटलीवाला स्टार्टिंग से ही 1916 में जो इंडियन लीग ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसकी मेंबर थी. 1916 में दो इंडिया लीग की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, होम रूल लीग की. एक तो बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी और एक एनी बेसेंट ने बनाई थी. उसी इंडियन लीग की ये मेंबर थी जिसका मेन इशू था कि हमें इंडियन इंडिपेंडेंस के कॉज को प्रमोट करना है फ्रॉम द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. ये रेगुलरली इंडियन लीग की मीटिंग्स को अटेंड करती रही 1940s तक, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस है वो इस बात को असाइन करती रहती थी क्योंकि वो जितने भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रोपोनेंट थे वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स उस समय एंटी नेशनल थे. आप जानते होंगे आजकल काफी कॉमन है, एनी पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिकली एन एंटी नेशनल पर्सन, विच इज इंटरेस्टिंग. व्हाई? क्योंकि हम 12 साल स्कूल और 3-4 साल कॉलेज में कॉन्स्टेंटली यही पढ़ते रहे थे कि हमारा बेसिकली अधिकार नहीं, ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिकल नजरों से देखें. हावेवर ब्रिटिशर्स के समय में ऐसे होता था कि जो भी ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करता था उसको एंटी नेशनल मान लिया जाता था और उनके ऊपर गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज को छोड़ देती थी. जैसे आजकल हमारी गवर्नमेंट करती है, पेगासस इंटेलिजेंस के जो स्पाई सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिकल बातें लिखता है उनको स्पाई करने के लिए. सिमिलरली काम भिखू बाटलीवाला के साथ भी किया जाता था. भिखू बाटलीवाला भी गांधी जी जैसे पहले यूनाइटेड किंगडम में बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद जाकर साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने लगे थे. उसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम में भिखू बाटलीवाला भी एक बैरिस्टर हुआ करती थी. बट देन लाइक एवरीवन, लाइक गांधी जी ऑल्सो, शी ऑल्सो रिटर्न टू इंडिया. ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने ये रिपोर्ट किया है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में ये इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, बट द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स एक्चुअली रिपोर्टेड कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी एडमिटेड टू द स्टेट सर्विसेज ऑफ बड़ौदा. उसके बाद वहां पर उन्होंने कई सारी सी गवर्नमेंट पोजीशंस, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, वो भी उन्होंने एक बार कुछ समय के लिए होल्ड की थी. हाउएवर शी वाज मोर इंटरेस्टेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. इंटरेस्टिंगली शी वाज अ secretary to the Jawaharlal Nehru, India's first prime minister also. She became associated with Jawaharlal Nehru at one point and एक समय में उनकी सेक्रेटरी भी थी. और जब जवाहरलाल नेहरू जी को ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया था जेल में तो उनके रिलीज के लिए कैंपेन भी किए थे. इन 1940 इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुंचाने के लिए उन्होंने एक 6 मंथ का लेक्चर टूर किया था. 6 मंथ का ये जो लेक्चर टूर था इसको ब्रिटिश इंटेलिजेंस काफी सीरियसली ले रही थी. दे वर वेरी अफ्रेड क्योंकि इससे जो अवेयरनेस है रिलेटेड टू द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वो यूएस के अंदर भी बहुत ज्यादा हो रही थी, बढ़ रही थी. एंड दे एक्चुअली ट्राई टू स्टेप, मतलब इसको कंसिडरेबली एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है. देखो जिस प्रकार से जैसे गांधी जी दांडी मार्च लेने चलते हैं तो ब्रिटिशर सोचते हैं कि नमक उठाने से कोई क्या ही हो जाएगा. इसका पैरेलल आप आज भी देख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कई बार कुछ छोटे प्रोटेस्ट होते हैं, सीए के प्रोटेस्ट होते हैं या फिर फार्मर प्रोटेस्ट होते हैं. सो कुछ लोग उसको मजाक में उड़ा देते हैं कि 300 लोग ही है तो ये कोई प्रोटेस्ट थोड़ी ना हुआ. पर द बिगनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट्स एक्चुअली स्टार्ट विद फ्यू पीपल ओनली. दांडी मार्च सिर्फ 78 लोगों से स्टार्ट हुआ था और वो बेसिकली बाद में लास्ट में फाइनली खत्म तब हुआ जब ब्रिटिशर्स को अपना पूरा का पूरा एम्पायर छोड़ना पड़ गया. इंडीड इट इज इजीली एनालाइजेबल कि ब्रिटिश एम्पायर की जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन थी उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत ही बड़ा हाथ था.
हम कर रहे हैं बात फिर भी भीखू बाटलीवाला की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे ही गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई तो गांधी जी को इसी समय जेल के अंदर डाल दिया गया था। फरवरी 24 1943 यानी कि अगले साल भीखू बाटलीवाला इंडियन विमेन एक के डेलीगेशन को लेके जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम की लोकसभा है, उसकी सेंट्रल लॉबी में उनसे मतलब वहां के एमपी से मिली। देखो ये जो है हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा, यूके यूनाइटेड किंगडम लोकसभा की सेंट्रल लॉबी है। तो ये जो विमेन डेलीगेशन था ये इसलिए गया था कि गांधी जी को जेल में रखा गया है, वो भी इलीगल रखा गया है, कोई खास रीजन नहीं था, तो उसके रिलीज के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए वहां पे वो कई सारे एमपी से मिले और उन्होंने इस कॉज को सामने रखा कि महात्मा गांधी जी को रिलीज कर देना चाहिए, जो कि क्विट इंडिया कैंपेन के स्टार्टिंग से ही जेल में है। अगस्त में अगर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने हो चुके थे महात्मा गांधी जी को जेल में उस समय। इंडीड एक न्यूज़पेपर है यूनाइटेड किंगडम का, डर्बी डेली टेलीग्राफ, उसमें उन्होंने कोट किया था भीखू बाटलीवाला को कि वी आर अर्जिंग कि गांधी जी को गवर्नमेंट को इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए बिकॉज इट इज एन अर्जेंट मैटर। ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इशू नहीं है, इंडियंस ऑफ ऑल कम्युनिटी आर बेसिकली कंसर्न अबाउट द प्रेजेंट ड्रिफ्ट ऑफ द सिचुएशन एज इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट उस समय थोड़ी सी ऑप्रेसिव थी, गवर्नमेंट बेसिकली कोई भी मूवमेंट होती थी उनके अगेंस्ट तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा आयरन हैंड से डील किया करती थी। एंड हेंस एक इंटरनेशनल वुमेन सफरेज न्यूज, उसमें भी बाटलीवाला ने एक और आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इंटरेस्टिंगली हाईलाइट किया ब्रिटिश हिपोक्रेसी को। वर्ल्ड वॉर 2 जब 1939 में स्टार्ट हो जाता है तो ब्रिटिशर्स एंड द जर्मनी, ये जो बेसिकली मेन एक दूसरे के सामने अपोजिशन में वॉर कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स का आर्गुमेंट ये था कि दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द हिटलर्स जर्मनी ड्यू टू द फियर ऑफ द नाजिज्म। जो नाजिज्म और जो फासिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो सारे के सारे विश्व के लिए खतरनाक है, हेंस इट इज नेसेसरी टू डिफीट नाजिज्म। नाजिज्म और फासिज्म की जो ये आइडियोलॉजी है, जो ये थ्रेट है, इससे लड़ने के लिए ब्रिटेन यूज करता है इंडिया के रिसोर्सेज को, इंडिया के सोल्जर्स को, इंडिया की इकोनॉमी को। बट इंटरेस्टिंगली साइमल्टेनियसली नाजिज्म और फासिज्म के जो आइडियल्स हैं उसी की कुछ एक उसके ही कुछ रूट आइडियल इंपेरियलिज्म में भी है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश नाजिज्म को तो फाइट करना चाहते हैं परंतु इंडिया को अपनी खुद की फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं। आउटराइटली हिपोक्रेसी, मतलब कि हम अपने आप को अगर डेमोक्रेसी कहें लेकिन अगर डेमोक्रेटिक आइडियाज को माने ना, उनको प्रैक्टिस ना करें, ट्रांसपेरेंस कहें लेकिन ट्रांसपेरेंसी आइडिया को माने ना और उनको प्रोपोगेट ना करे तो उसको कहेंगे कि हम एक हिपोक्रेट है। सिमिलरली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एन एब्सोल्यूट हिपोक्रेट। नाजिज्म को तो थ्रेट मानती थी लेकिन खुद के इंपीरियलिज्म को बेसिकली इंडिया के हक में मानती थी। अब इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमारे मिलियंस ऑफ जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो लड़े थे। बहुत सारे हमारे इतिहास की किताबों में भी हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत सारे हमारे से मिसिंग भी हैं, एंड भीखू बाटलीवाला वाज वन ऑफ दैट। भीखू बाटलीवाला ने कहा कि इंडियन पीपल रिपीटेडली मान चुके हैं कि हम मेरी ब्रिटिश लोगों से कोई भी लड़ाई नहीं है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे हम, वी वर अगेंस्ट देयर थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म एज ट्रीटिंग अस एज अ कॉलोनी। तो जो ये इंपीरियलिज्म का सिस्टम है इसको अब हम और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि दैट इट फाइट इज फॉर द लिबरेशन ऑफ ऑल नेशंस देन इट मस्ट लिबरेट इंडिया। ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर 2 का आर्ग्यूमेंट ये था कि नाजिज्म का थ्रेट जो है वो वर्ल्ड वाइड है और पूरे विश्व के लिए ब्रिटिशर्स एज ए लीडर लड़ रहा है। तो अगर ब्रिटिशर्स एक्चुअली में वर्ल्ड को लिबरेट करना चाहते हैं नाजिज्म से तो उनको ये भी डिक्लेयर करना चाहिए था कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू फाइट फॉर द लिबरेशन ऑफ द इंडिया, विच वॉज काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल फॉर देम। नेवरदलेस ब्रिटिशर्स वर हिपोक्रिटिकल, ये बात तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है। बट इन्हीं थाउजेंड्स ऑफ जो फुट सोल्जर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ इस कॉज में लगा दी, उसी के बाद जाके 100 साल के बाद हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, अपनी डेमोक्रेसी मिली थी। एंड दिस इज फॉर दीज पीपल जिनके लिए आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है और उनके उस आइडियल पे लड़ना है। दिस वॉज अबाउट द भीखू बाटलीवाला, अनसंग हीरो ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इफ यू नीड द PDF, this is the Telegram channel. I'll see you in the next class.